मैं अब्दुल दुबे आज फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि वाले चैप्टर में एक नए टॉपिक का वर्णन करेंगे, जिसमें अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अर्थात इलेक्ट्रॉन विस्थापन या इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव या इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन प्रभाव। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इसी को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होता है चार तरह का होता है। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, नंबर तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन, और लास्ट वन है रिजोनेंस इफेक्ट। इसी को हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी कह सकते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की यदि हम बात करें, इसके पहले डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट में। तो इंडक्टिव इफेक्ट वह इफेक्ट होता है जिसमें किसी भी सहसंयोजक मॉलिक्यूल में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध उपस्थित होने के कारण कार्बन श्रृंखला के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही या यूं कहें कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम की तरफ होने वाले विस्थापन को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अर्थात वह इफेक्ट, इस प्रकार का जो इफेक्ट होता है ऐसे सहसंयोजक यौगिकों में देखने को मिलता है जिसमें ध्रुवीय सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। और ध्रुवीय सहसंयोजक बंध की उपस्थिति के कारण जो कार्बन बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन कार्बन श्रृंखला के सहारे उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले अर्थात अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु की तरफ विस्थापित होने लगते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें कि ये कोई कार्बन चेन है और इसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है। इसमें ये ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। इस पर थोड़ा सा माइनस चार्ज है पार्शली, और इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है। तो होता क्या है, किसी भी सहसंयोजक अणु में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध उपस्थित होने के कारण इस कार्बन श्रृंखला के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये जो सिंगल बॉन्ड है इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इन सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का इस अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले समूह या परमाणु की तरफ स्थानांतरण होने लगता है। किसका? इन सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का। इन सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का जो कार्बन चेन के बीच में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन बने हैं, अर्थात ये जो बंध हैं इनमें जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक तरफ अर्थात जिधर अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला समूह या परमाणु जुड़ा होता है उसकी तरफ विस्थापित होने लगते हैं। तो इस तरह से कहा जाए किसी भी सहसंयोजक अणु में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध की उपस्थिति के कारण कार्बन श्रृंखला के सिग्मा इलेक्ट्रॉन कार्बन श्रृंखला के सहारे एक सिरे से अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु या समूह की तरफ होने वाले विस्थापन को हम इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया? एक बार फिर समझ लीजिए, किसी भी सहसंयोजक अणु में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध उपस्थित होने के कारण कार्बन चेन के
सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु या समूह की तरफ होने वाले विस्थापन को हम प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अर्थात इसमें सिर्फ एक चीज होता है कि इसमें ये जो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बना है कार्बन और क्लोरीन के मध्य में, इनमें से ये अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला है। इस वजह से इन कार्बन चेन का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ विस्थापित होने लगते हैं। इसी को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव। इसके प्रॉपर्टी की यदि हम बात करें तो यह एक स्थायी प्रभाव होता है। इंडक्टिव इफेक्ट एक स्थायी प्रभाव होता है। यह सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का गुण होता है, अर्थात इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाएंगे? जहां सिंगल बॉन्ड होगा। जहां सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है वहीं सिग्मा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। इसमें यह एक स्थायी प्रभाव है। दूसरा, यह सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का गुण है। तीसरी बात यह है, यह ऐसे यौगिकों में पाया जाता है जिसमें कोई ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनाने वाला कोई भी परमाणु या समूह जुड़ा हो। ऐसा नहीं है अगर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनाने वाला कोई भी परमाणु या समूह उपस्थित नहीं होगा तो ऐसे यौगिकों में यह प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अर्थात ये कंडीशन है, ये निश्चित करता है कि किसी भी यौगिक में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होना आवश्यक है। तीसरी बात, यह प्रभाव तेजी से घटता है। यह प्रभाव तेजी से घटता है। तेजी से घटने के पश्चात तीसरे कार्बन तक इसका प्रभाव लगभग समाप्त हो जाता है। जैसे ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरे, चौथे कार्बन पर इसका प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता है। अर्थात यह प्रभाव तेजी से घटता है और तीसरे कार्बन तक इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी, एक बार फिर से समझ लीजिए। किसी सहसंयोजक अणु में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध उपस्थित होने के कारण कार्बन परमाणुओं के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का कार्बन चेन के सहारे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध की तरफ होने वाले विस्थापन को हम प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अर्थात इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है, गमन होता है, जाते एक सिरे से दूसरे सिरे पर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो यह एक स्थायी प्रभाव होता है। और स्थायी प्रभाव दूसरा, यह इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। तीसरा, यह ऐसे यौगिकों में पाया जाता है जिसमें ध्रुवीय सहसंयोजक बंध उपस्थित हो। तीसरी बात, यह प्रभाव तेजी से घटता है और तेजी से घटने के बाद यह तीसरे कार्बन तक इसका प्रभाव लगभग समाप्त हो जाता है। अर्थात यहां देखें तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथे कार्बन और पांचवें कार्बन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई होगी। यह प्रभाव दो तरह का होता है। इसमें से पहला है प्लस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव जो होता है ऐसे समूहों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो कार्बन श्रृंखला की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजते हैं। अर्थात यह प्रभाव ऐसे यौगिकों की ऐसे समूहों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो कार्बन श्रृंखला की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमें यह देखने को मिलता है, ये जो समूह हैं मेथिल समूह, ये मेथाइल समूह कार्बन चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं तो ये क्या दिखाएंगे? प्लस आई प्रभाव दिखाएंगे। ये इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं। कार्बन चेन, ये कार्बन चेन हो गई, कार्बन चेन की तरफ ये तीनों इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे? प्लस आई प्रभाव वाले समूह कहेंगे। दूसरा एग्जांपल, ये इसमें देखें, इसमें दो ही समूह हैं तो ये कार्बन चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं तो ये भी प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह हैं। अर्थात ऐसे समूह जो कार्बन चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजते हैं वो प्लस आई प्रभाव वाले समूह कहलाते हैं। ऐसे प्रभाव को हम प्लस आई प्रभाव कहते हैं। दूसरा होता है माइनस आई प्रभाव, माइनस आई इफेक्ट। इसमें क्या होते हैं? ये ऐसे परमाणु या समूह होते हैं जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे नाइट्रो समूह हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया,
आइडो ग्रुप हो गया, इसके अतिरिक्त साइनो समूह हो गया, एसिड ग्रुप हो गया। ये सब क्या होते हैं, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं। तो सब के सब जितने भी होते हैं कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं तो माइनस आई प्रभाव वाले, और जो कार्बन चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजते हैं उन्हें हम प्लस आई प्रभाव वाले समूह कहेंगे। और ऐसे प्रभाव को जिसमें प्लस आई प्रभाव दर्शाता है उसे प्लस आई प्रभाव के नाम से जानते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद दूसरी बात करें हम तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करें तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वह प्रभाव जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति के कारण कोई भी ऐसा यौगिक जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पाई इलेक्ट्रॉनों का किसी एक परमाणु की तरफ पूर्ण रूप से स्थानांतरण हो जाता है। अर्थात आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में किसी डबल या ट्रिपल बॉन्ड युक्त यौगिक में सिग्मा या पाई इलेक्ट्रॉन का किसी एक परमाणु की तरफ पूर्ण रूप से होने वाले स्थानांतरण को हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। नहीं बात समझ में आई? एक बार फिर समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम देखें कि ये कोई डबल बॉन्ड युक्त यौगिक है। इस डबल बॉन्ड युक्त यौगिक में हम देखें तो इसमें एक पाई इलेक्ट्रॉन है और इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसमें एक पाई बंध है और एक सिग्मा बंध है। जब भी कहीं डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई बंध होता है। तो पाई बंध में पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या होता है, कोई भी अगर आक्रमणकारी अभिकर्मक उपस्थित है, मान लेते हैं ये आक्रमणकारी अभिकर्मक है, मान लेते हैं ये आक्रमणकारी अभिकर्मक के बारे में हम आपको बता चुके हैं। दो तरह का होता है, क्या कौन कौन से, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की उपस्थिति के कारण, अब ये क्या आक्रमणकारी अभिकर्मक है अर्थात रिएजेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है। इस इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की वजह से उपस्थित में जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड युक्त यौगिक का जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है किसी एक परमाणु या तो इस परमाणु की तरफ या तो इस परमाणु की तरफ स्थानांतरित हो जाता है। अर्थात आगे देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये सिंगल बॉन्ड है और ये पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड टूट गया, पाई बॉन्ड टूट गया और टूटने के पश्चात जो इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव कर गया। इस डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी तरफ पूर्ण रूप से स्थानांतरित होता है। किसकी उपस्थिति में, अभिकर्मक की उपस्थिति में, रिएजेंट की उपस्थिति में। बात समझ में आ रही है? इस रिएजेंट की उपस्थिति में जब ये रिएजेंट उपस्थित हुआ तो ऐसी स्थिति में इसका पाई इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक परमाणु की तरफ मूव कर गया, चला गया, पूर्ण रूप से चला गया। तो जब चला गया तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, बोलिए, माइनस चार्ज आएगा, बिल्कुल जानते हैं आप। तो इस पर प्लस चार्ज आएगा। जब प्लस चार्ज आएगा तो क्या करेगा, अब आगे ये जो रिएजेंट है जिसको हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट करेंगे, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहां जुड़ेगा, पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। इलेक्ट्रोफिलिक कहां जुड़ेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन कहां है इस पर, जहां माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज कहां है, यहां पर है। तो माइनस चार्ज जहां पर है तो ये जाकर के यहां पर जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। बात समझ में आई? तो होता क्या है कि किसी भी आक्रमणकारी रिएजेंट की उपस्थिति में कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड युक्त यौगिक में उपस्थित जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से किसी एक परमाणु की तरफ स्थानांतरण हो जाता है। जैसे इसमें इस पाई इलेक्ट्रॉन का दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाकर के चले गए इस कार्बन परमाणु पर। जब चले गए इस पर माइनस चार्ज आया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहां जुड़ेगा, जहां इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या हुआ, जहां इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन कहां है, यहां पर है। तो इलेक्ट्रॉन जाकर के ये जो रिएजेंट है यहीं जाकर के इसमें जुड़ गए।
तो इसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक जो इफेक्ट होता है दो तरह का होता है। एक होता है प्लस ई इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट। तो प्लस ई इफेक्ट जो है वह इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे इसमें ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है तो इसे हम क्या कहेंगे, प्लस ई इफेक्ट कहेंगे। ठीक। दूसरा होता है माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट जो होता है वह न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे ये कोई कंपाउंड है और यह इसमें अभिकर्मक उपस्थित है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ये मान लेते हैं। ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की उपस्थित है तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ। जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ तो इस पर माइनस चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, इसके बाद ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की हम बात करें कहां पर आक्रमण करेगा? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की विशेषता क्या है? जहां पर पॉजिटिव चार्ज हो उस तरफ आक्रमण करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज कहां है? यहां। तो यहां जाकर के यह जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां जाकर के यह जुड़ जाएगा। तो ये यहां पर जुड़ जाएगा। समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? एक बार फिर से समझ लीजिए कि आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में किसी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड युक्त यौगिक के पाई इलेक्ट्रॉनों का किसी एक परमाणु या समूह की तरफ होने वाले स्थानांतरण को हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो गुण की बात करें तो यह एक अस्थायी प्रभाव होता है। यह एक अस्थायी प्रभाव होता है और यह प्रभाव ऐसे यौगिकों में पाया जाता है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो ऐसे यौगिकों में यह प्रभाव पाया जाता है। तीसरी बात, यह प्रभाव अभिकर्मक के हटते ही समाप्त हो जाता है। अगर यहां पर हम अभिकर्मक यूज ना करें तो ये रिएक्शन नहीं होगी। अभिकर्मक जब तक है, रिएजेंट जब तक है, चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हो या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हो, ये रिएजेंट जब तक अर्थात अभिकर्मक उपस्थित होंगे तभी तक यह प्रभाव काम करेगा, अन्यथा यह प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो यह क्या हुआ? एक अस्थायी प्रभाव हुआ। यह एक अस्थायी प्रभाव हुआ। दूसरा, यह ऐसे यौगिकों में पाया जाता है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। तीसरी बात यह हुई कि यह प्रभाव अभिकर्मक के हटते ही समाप्त हो जाता है। यह प्रभाव दो तरह का होता है, प्लस ई इफेक्ट। यह प्लस ई इफेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और माइनस ई इफेक्ट दूसरा है, यह न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आ गई बात? अब देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन हिंदी बोलते हैं अतिसंयुग्मन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन समझने से पहले आपको कॉन्जुगेशन समझना होगा। हिंदी बोलते हैं इसको संयुग्मन। संयुग्मन, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन अल्टरनेट डबल बॉन्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पाया जाना। अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक। अल्टरनेट डबल या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पाया जाना कॉन्जुगेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, ये इसमें क्या हुआ? डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम? अब इसमें देखिए, तो अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऐसी कोई चीज हो जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, तो ऐसे इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन।
और ऐसी यौगिकों को हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम के नाम से जानते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन की यदि हम बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि जब कोई कार्बन हाइड्रोजन बंध युक्त कार्बन परमाणु, कार्बन हाइड्रोजन बंध तो है ये, कार्बन हाइड्रोजन बंध युक्त कार्बन परमाणु किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा होता है। तो मान लेते हैं कि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा होता है। तो इस कार्बन हाइड्रोजन बंध के सिग्मा ऑर्बिटल, ध्यान से समझिए, इसको डायग्राम में कैसे समझाएंगे। ये हो गया कार्बन, ये इसका ऑर्बिटल हो गया, ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल हो गया, यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और सिग्मा ऑर्बिटल, हम इसको सिग्मा ऑर्बिटल भी कह सकते हैं, सिग्मा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। जो बंध बनेगा उसको सिग्मा बंध के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है कि जब ये किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा होता है, मान लेते हैं कि ये इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ है ये, तो या आप ऐसे समझ सकते हैं, सिंगल बॉन्ड यहां बना देते हैं बीच में जी। जी अब क्या हुआ, ये यहां पर पाई बंध बना। पाई बंध के बारे में आप जानते हो, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, अर्थात पार्श्वीय अतिव्यापन होता है। इस तरह से साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, जिससे बनता है पाई बॉन्ड। क्या बनता है? पाई बॉन्ड। ये क्या हुआ? कॉन्जुगेटेड सिस्टम, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड उपस्थित है। ये यहां पर डबल बॉन्ड, ये यहां पर डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, तो क्या हुआ? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो होता क्या है कि हाइड्रोजन कार्बन बंध युक्त कार्बन परमाणु किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा होता है, तो कार्बन हाइड्रोजन बंध का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन या यूं कहें कि सिग्मा ऑर्बिटल जो होता है वह पाई ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करने लगता है। क्या कर लेता है? ओवरलैपिंग कर लेता है, अर्थात उसको थोड़ा सा ढकने की कोशिश करता है, जिस वजह से इस सिग्मा ऑर्बिटल के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकेलाइज्ड हो जाते हैं, डीलोकेलाइज्ड हो जाते हैं। अब दो चीजें इसमें हैं, शब्द है लोकेलाइज्ड, लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड। जब ऐसे समझो कि मान लेते हैं कि कोई लड़की है, एग्जाम्पल के तौर पर, और वो दो लड़कों के बीच में अगर स्थित रहती है तो उसे कहा जाता है लोकेलाइज्ड। और जब दो से तीसरे की तरफ देखने लगे हो तो कहते हैं उसको डीलोकेलाइज्ड। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन दो परमाणुओं के बीच में रहे तो उसे हम कहेंगे लोकेलाइज्ड है इलेक्ट्रॉन, और दो से ज्यादा के बीच में अगर जाने लगा तो क्या कहलाएगा? डीलोकेलाइज्ड। अर्थात अपने नजरों की चंचलता तीसरे की तरफ करने लगे तो उसे क्या कहेंगे हम? डीलोकेलाइज्ड हो गया। बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम? जैसे मान लेते हैं कोई पति पत्नी है और उनके बीच में एक प्रगाढ़ संबंध है, होता ही है,
और मान लेते हैं इत्तेफाक से, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कि वो लोकलाइज्ड है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, और आकर्षण ही बंद होता है, तो वो अगर है तो कहेंगे लोकलाइज्ड है। अगर किसी कारण से उसका पथ किसी तीसरे की तरफ देखने लगे, दूसरे की तरफ देखने लगे, दो के बीच में तीसरे की तरफ देखने लगे, तो उसे कहेंगे यह डीलोकलाइज्ड हो गया, अर्थात तीसरे की तरफ देखना मतलब डीलोकलाइज्ड हो। वही कंडीशन यहां पर भी है कि पहले इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में थे ये इलेक्ट्रॉन, तो तब तक तो क्या थे, लोकलाइज्ड थे, तब तक क्या थे, लोकलाइज्ड थे। इसके बाद क्या हुआ, लोकलाइज्ड के बाद जब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ भी यहां पर बंध बनाने की चेष्टा करने लगे, अर्थात पहले दो कार्बन के बीच में था, यहां देखिए दो कार्बन के बीच में यहां पर बंध बना था, अब क्या हुआ, इस कार्बन के साथ भी बंध बनाने की चेष्टा करने लगे, जैसे इसमें दिखाया गया। तो इसे क्या कहेंगे, डीलोकलाइज्ड हो जाता है। और डीलोकलाइज्ड होने के कारण जो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है, स्थानांतरण होता है, ऐसे प्रभाव को हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। और हाइपर कॉन्जुगेशन होने के कारण ढेर सारी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, ढेर सारी स्ट्रक्चर्स बनती हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, अतिसंयुग्मी संरचनाओं के नाम से जानते हैं। जैसे हम प्रोपलीन के एग्जांपल लें, प्रोपलीन में देखें, ये है, मान लेते हैं ये प्रोपलीन है, ये इस प्रोपलीन में हम कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन की यदि बात करें तो इस तरह से हाइड्रोजन ये जुड़े होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जाकर के मूव करके यहां पहुंचते हैं, और ये पहले यहां पर कार्बन हाइड्रोजन बंध बना हुआ है, तो इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन जाकर के यहां जाकर के बंध बनाने की चेष्टा करते हैं। जब चेष्टा करेंगे तो होगा क्या, स्ट्रक्चर जो बनेगी ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और यहां पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और इस पर माइनस चार्ज और इस पर प्लस चार्ज। लेकिन प्लस चार्ज आने के बाद यहां पर माइनस हुआ, तो प्लस माइनस मिलकर के दोनों एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया, दो इलेक्ट्रॉनों को मूवमेंट हुआ तो यहां बंध बना, और यहां से इलेक्ट्रॉन दोनों चले गए तो इस पर माइनस चार्ज आ गया, और इधर वाला जब इलेक्ट्रॉन मूव किया तो इसका प्लस चार्ज और इसका माइनस चार्ज दोनों मिलकर के एक बॉन्ड बना लिए, और नीचे की तरफ एक हाइड्रोजन ये जुड़ गया। अगली स्ट्रक्चर क्या होगी, इसके बाद अगली स्ट्रक्चर में ये बंध है, ये जाकर के यहां बनाने की चेष्टा करेगा, और ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये ऐसी स्ट्रक्चर बनाएगा ये। इसके बाद फिर क्या होगा, फिर जाकर के ये यहां बंध बनाने की चेष्टा करेगा, और अगली स्ट्रक्चर जो बनेगी वह नीचे की तरफ इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये कार्बन हो गया, ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया, और ये यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और ये इस पर माइनस चार्ज। इस तरह से आप देख रहे हो कि एक स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर, तीन स्ट्रक्चर और चार स्ट्रक्चर बनती है। ये अनुनाद के द्वारा, रिजोनेंस के द्वारा अपना स्थायित्व प्राप्त करने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है। और इन बनी हुई संरचनाओं को हम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब भी कभी हाइड्रोजन कार्बन बंध युक्त कोई भी कार्बन परमाणु किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा होता है, तो हाइड्रोजन कार्बन बंध के जो सिग्मा ऑर्बिटल होते हैं वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के पाई ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करने लगते हैं। ओवरलैपिंग करने के कारण कार्बन हाइड्रोजन बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं, अर्थात पहले कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन थे, अब क्या हुआ, इस कार्बन के बीच में भी अगर था
2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, 3 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, मूवमेंट हो गया, स्थानांतरित हो गया, चले गए, तो इसे हम कहते हैं डीलोकेलाइज्ड, अर्थात डीलोकेलाइजेशन की घटना होने की वजह से कॉन्जुगेशन की घटना घटित होती है, और ऐसे प्रभाव को हम हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोपिलीन की हम बात करें तो प्रोपिलीन में यहाँ पर ये हाइड्रोजन कार्बन बंध युक्त कार्बन परमाणु इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो इसमें इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन का इस पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ मूवमेंट होना शुरू हो गया, तो यहाँ पर जाकर के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और डबल बॉन्ड ये स्ट्रक्चर बना। बाकी आपको इस तरह से समझाया गया है, समझ में आ गया होगा। अगला इफेक्ट है, देखिए रिजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट। रिजोनेंस की बात, अनुनाद प्रभाव हिंदी में बोलते हैं, वह प्रभाव जिसमें कोई भी यौगिक, कोई भी कंपाउंड विभिन्न संरचनाओं का हाइब्रिड होता है, संकर होता है, उसे हम, ऐसे प्रभाव को हम अनुनाद प्रभाव कहते हैं। अर्थात वह प्रभाव जिसमें कोई भी यौगिक ढेर सारी संरचनाओं का संकर होता है, हाइब्रिड होता है, ऐसे प्रभाव को अनुनाद प्रभाव कहते हैं। और जब किसी भी यौगिक के सभी गुण किसी एक संरचना के माध्यम से प्रदर्शित ना कर सके बल्कि कई संरचनाओं के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, तब इस घटना को हम अनुनाद कहते हैं। When all properties of any compound is not shown by one structure but shown by many structures, then this phenomena is called resonance, and this effect is called resonating effect or resonance effect। बात समझ में आई? अब एग्जांपल देखिए, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। बेंजीन की हम बात करें, बेंजीन फार्मूला होता है C6H6। स्ट्रक्चर यदि हम इसकी बनाएं तो स्ट्रक्चर में 6 कार्बन ये, और प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है जी, और इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड। इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं जी। हमने इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना दिया, बहुत लोगों ने समस्या खड़ी की, ये डबल बॉन्ड यही क्यों है, ये डबल बॉन्ड यहां भी तो हो सकता है, यहां भी हो सकता है, जरूरी है क्या कि हम यही, कोई जरूरी नहीं है ये डबल बॉन्ड यहां हो जाए, ये डबल बॉन्ड यहां हो जाए, पलट जाए। और लोगों ने प्रॉब्लम खड़ी की, भाई होता क्या, जब कोई चीज खोजी जाती है तो लोग क्या करते हैं, खोजने के बजाय क्या समस्या पैदा करते हैं कि ऐसा ही क्यों। ठीक है, साइंस है, मानते इस बात को। लोगों ने कहा कि इसकी स्ट्रक्चर ऐसे भी तो हो सकती है। फिर लोगों ने कहा कि ठीक है, ऐसे ही क्यों, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे भी तो हो सकती है। फिर क्या कहा है, ऐसे हो सकती है तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे भी तो हो सकती है। फिर क्या कहा, लोगों ने कहा कि ये जो बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये कहीं यहां बन जाते हैं, कुछ समय बाद यहां बन जाते हैं, धीरे धीरे बनते रहते हैं। तो कहा कि तो बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाने के लिए चलो बीच में एक रिंग बना देते हैं। फिर विरोध शुरू हुआ, कहा रिंग बन गई तो इसका मतलब है कि ये तो स्थायी हो गई रिंग, तो कहा नहीं ये ठीक है, तो कहा कि तो फिर क्या होना चाहिए, रिंग बनती बिगड़ती हुई यहां बीच में टूटी हुई डॉटेड लाइन से प्रदर्शित की है। ये बेंजीन की संरचना आज सबसे शुद्ध स्ट्रक्चर बेंजीन की यही मानी जाती है। आज भी बेंजीन की संरचना वास्तव में ज्ञात नहीं,
अतः आप लोग जाइए और बेंजीन की स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाइए। खैर हमें यहाँ पर काम चलाना है, किस तरह से स्ट्रक्चर बनती, हमें यहाँ पढ़ना है रिजोनेंस इफेक्ट। तो आप देख रहे हो कि ये ढेर सारी स्ट्रक्चर बेंजीन है और बेंजीन की यहाँ पर ढेर सारी स्ट्रक्चर बन रही है। इन स्ट्रक्चर्स को हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। जब किसी यौगिक के सभी गुण एक संरचना के माध्यम से प्रदर्शित न कर सके बल्कि कई संरचनाओं के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, तो इन बनी हुई संरचनाओं को हम अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। और ऐसे प्रभाव को रिजोनेंस प्रभाव या इफेक्ट कहते हैं। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? अब देखिए ये स्ट्रक्चर में क्या कहा गया है कि वह प्रभाव जिसमें यौगिक विभिन्न संरचनाओं का हाइब्रिड होता है। तो ये विभिन्न संरचनाओं को यहां हाइब्रिड दिखाया गया है, इसे हम कहते हैं रिजोनेंस इफेक्ट। प्रॉपर्टी की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि जिस यौगिक की जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बनती हैं वह यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होता है। स्टेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न कंपाउंड्स में, निम्न यौगिकों में सबसे ज्यादा स्थायी कौन है? तो जिस यौगिक की जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बनेंगी वह यौगिक उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। बात समझ में आई? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट या इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो इफेक्ट होता है, चार तरह का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रिजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। चारों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इसको प्रेरित प्रभाव कहते हैं, इसे इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहते हैं, इसे अतिसंयुग्मन कहते हैं और इसे अनुनाद प्रभाव के नाम से जाना जाता है। अगर किसी तरह के इस वीडियो में आपको कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट करके आप जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।